हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मैथ का रिवीजन क्लास चला रहे हैं, जिसमें बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई में जितना भी पूछे हुए क्वेश्चन है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक इसके पहले हम लोग 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर आपको बिहार शिक्षक भर्ती मैथ का एक प्ले लिस्ट मिलेगा, उस पर जाकर सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। चलिए तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हम लोग ट्राई करेंगे जितना कम समय में क्वेश्चन को बना ले उतना ज़्यादा हम लोग के लिए बेटर है। इसलिए कि समय बहुत इसमें इम्पोर्टेंट रखता है इस एग्जाम में। तो समय पर हम लोग ध्यान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीका से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। रेशियो दिया हुआ है, 3 संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है, ठीक, जिसमें 3:4:5 दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग। तो देखिए इसमें हम रेशियो का मान निकालेंगे। जो भी मान दिया रहेगा रेशियो का मान एग्जैक्ट जो मान रहेगा उससे तुलना करके निकालेंगे। सबसे आसान तरीका ये होता है। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या जो है ये 3 है और ये 5 है। बोला है कि इसका जो योग होगा तो 3 और 5 का योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये जो है बता रहा है जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या इसमें कौन है, 4 है और 52 का योग के बराबर है। तो देखो जब दूसरी संख्या और ये जब बोल रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 4 है और ये 52 के योग के बराबर, ये दोनों को अलग रखे। ये रेशियो का मान है, ये तीनों के तीनों क्या है, तो रेशियो को इकट्ठा करें, ठीक। तो 5 3 8 हो गया, 4 उधर से आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये 52 हो गया। मतलब ये है कि ये 4 रेशियो का मान कितने के बराबर है, 52 के बराबर। ये इसके बराबर नहीं है, मतलब 4 रेशियो का मान कितने के बराबर है, 52 के बराबर है। तो 1 रेशियो का मान कितने के बराबर होगा, इसलिए लगा सकते हैं। तो 4 रेशियो का मान 52 है तो 1 रेशियो का मान ये कट के 13 बचेगा, तो 1 रेशियो का मान 13 आ गया। पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 3 ही है ना। तो देखिए 1 रेशियो का मान 13 है तो 3 रेशियो का मान कितना होगा, 13 से गुना हो जाएगा, तो 13 कितना 39 हो जाएगा। तो 3 रेशियो का मान 39 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं बेसिक मेथड से भी बनाइएगा तो वही पैटर्न होगा। अब इतना सारा लिखने की भी जरूरत नहीं, सारा चीज मन में सोच सकते हैं कि योगफल बोला है तो 5 3 8 हो गया, और इसमें से बोला है कि ये 8 जो है ये दूसरी संख्या मतलब 4 + 52 के बराबर है। 4 इधर आएगा तो 8 में 4 घटेगा 4, 4 रेशियो का मान 52 हो गया, तो 1 रेशियो का मान 13 होगा। तो 3 रेशियो का मान पूछा है तो 13 कितना 39, डायरेक्ट बिना पेन यूज किए लिख सकते हैं। बेसिक तरीका क्या होता है कि तीनों संख्या लिख ले। जब अनुपात दिया रहता है तो उसमें किसी भी एक चर से गुना करते तो संख्या बन जाता है। मतलब पहला संख्या क्या होगा, 3x होगा, दूसरा संख्या क्या होगा, 4x होगा, तीसरा संख्या क्या होगा, 5x होगा। अब इसमें ये 12 संख्या है और ये छोटा संख्या है, देखकर ही पता चल रहा है। तो इसके योगफल बोला है तो ये कितना होगा, 3x + 5x। ये बराबर होगा, बोल रहा है दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या कितना है, 4x है। अब प्लस में बोल रहा है कि इसमें 52 जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर है। अब यहाँ से नियम क्या है कि यहाँ से x का मान सॉल्व करें। और जब यहाँ से x का मान सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से 13 निकल के आएगा। x का मान क्या निकल के आएगा, 13 निकल के आएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और वही जब x का मान 13 निकल के आ गया तो बोला है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इस ऑब्वियसली सबसे छोटा कौन है, 3x है। तो यहाँ से x का मान रख देंगे 13, तो इसमें 13 से गुना होगा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो आप इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये और क्वेश्चन के लिए टाइम टेकन बन जाता है, सादे समय लगता है। इसलिए रेशियो का यूज करना सीखिए। जब तक रेशियो का यूज आसान तरीका से नहीं सीखिएगा आप क्वेश्चन को फास्ट तरीका से नहीं बना सकते, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर इस मेथड का प्रयोग कीजिए और ऐसे ही आप सोच कर बना सकते हैं। यहाँ पर पेन को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अगर सही से रेशियो को समझते हैं तब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे n का मान निकालने के लिए बोला है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि n के पावर में ये जो 2 के पावर में या किसी के पावर में यहाँ पर n दिया हुआ है। जब भी पावर में n
चर दिया हुआ है, चर इसको बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं। जब पावर में वेरिएबल दिया हुआ है तो उसका मान जब निकालने के लिए बोलेगा तो उसका बेस का मान करना जरूरी है। बेस किसको बोलते हैं? तो जैसे कि अगर x के पावर a लिख रहे तो ये वाला x को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो देखिए जब भी पावर में वेरिएबल दिया रहे तो ये बेस को दोनों तरफ बेस को क्या करना है? बराबर करने की जरूरत है। अगर इधर बेस 2 है तो इधर भी बेस क्या बनाना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा। ठीक, तो ये सबसे पहला तरीका इसमें अपनाना रहता है। तो 2 के पावर यहाँ पर कितना दिया है? 2n-1 दिया हुआ है। अगर इधर आते हैं तो ये नीचे में दे दिया है 8 के पावर n-3। सबसे पहले तो ये हमको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि कोई भी अगर संख्या के नीचे में अगर x के पावर n दिया हुआ है तो इसको अगर ऊपर में लिखना चाहते हैं तो इसका पावर क्या बन जाता है? निगेटिव बन जाता है। इसका पावर क्या हो जाता है? निगेटिव बन जाता है। उसमें माइनस साइन लगा के उसके पावर को ऊपर में हम लोग लिख सकते हैं, उसको हम लोग ऊपर में लेके जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर यही प्रॉपर्टीज लगाएंगे। यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे वैसे रन देंगे। यहाँ पर 8 के पावर कितना हो जाएगा? -n-3 हो जाएगा। माइनस से गुना करने का मतलब कि अगर पावर में माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 3 प्लस में हो जाएगा। तो 8 के पावर कितना? 3 - n हो जाएगा। देखिए 8 को 2 के रूप में लिख सकते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए कि 8 को 2 के रूप में लिख सकते हैं। हमको पता है कि 2 के पावर 3 का मान कितना होता है? 8। तो इस प्रकार से लिख लेना है 2 के पावर 3। अब बाहर में इसका पावर कितना है? 3 - n। हमको पता है कि जो पावर यहाँ पे पावर में क्या होता है? 2 को पावर दिया जाता है ब्रैकेट के बाद, तो इसमें हम क्या करते हैं? पावर को गुना कर सकते हैं। तो 2 के पावर 2n-1 हो जाएगा और यहाँ पर पावर गुना होगा तो 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9 - 3 में n से गुना होगा तो 3n हो जाएगा। अब जब किसी का भी बेस सेम होता है, जब किसी का भी दोनों तरफ बेस सेम है तब पावर को बराबर कर सकते, एक्सपोनेंट को क्या कर सकते? बराबर कर सकते। तो इसका जो एक्सपोनेंट है उसको हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो इसका जो पावर है 2 का कितना है? 2n-1 है, ये बराबर हो जाएगा। इधर पावर कितना है? 9 - 3n है। जब भी बेस समान होता है तो पावर को हम लोग बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ से n का मान सॉल्व कर लेंगे। n को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर 2n है, इधर से -3n है तो इधर आएगा तो +3n हो जाएगा, और इधर 9 है और इधर से ये 1 माइनस में इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। ये जुड़ कर कितना हो जाएगा? 5n हो जाएगा, और इधर से ये जुड़ कर 10 हो जाएगा। हमको n का मान निकालना है तो 5 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, और 2 मरतबे कट जाएगा तो n का मान क्या निकल के आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्या हो गया? ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। या तो ऐसे निकाले, या बहुत आसान तरीका है कि हम ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ समय लग जाएगा। इसलिए मान लो कि 1 2 ऑप्शन तक, 3 ऑप्शन तक सही नहीं आया तो हमको सारा ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर इतना चीज़ें करने की जरूरत नहीं, जिनका दिमाग फास्ट चलता है 2 लाइन में यहाँ पर लिखेंगे आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ देख लिए कि 2 के पावर यहाँ पर इतना है, इधर 2 के पावर बनाना है तो सबसे पहले सोचेंगे मन में ही कि ऊपर जाएगा तो 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, तो माइनस में बनेगा तो 3 पहले आ जाएगा, n बाद में आ जाएगा। तो ये सब डायरेक्ट इतना काम कर सकते हैं। अब इस पावर को क्या कर देना है? गुना कर देना है। अच्छा, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, 2 पावर है तो पावर गुना होते हैं, गुना करके लिख सकते हैं 3 3 के 9 - 3n। इधर पावर को बराबर कर दे, इधर तो 2 बन गया तो इधर 2n-1 लिख ले, उसके बाद n का मान सॉल्व कर ले। तो ये सब काम फास्ट तरीके से तभी कर सकते हैं जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक, ज़्यादा ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में बात किया जा रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या होगी जो 5 से विभाज्य है। देखिए जब भी कि कोई 3 अंक का 2 अंक का कितना संख्या पूछेगा जो कि 2 से 5 से विभाज्य है, तो किस पर होता है? तो ये एपी होता है, एपी सीरीज होता है, जिस पर हम लोग ये वर्क करते हैं। देखिए सबसे पहले छोटी संख्या 3 अंक का सोचना है कि कौन सबसे छोटी संख्या जो 3 अंक का है, सॉरी 3 अंक का है जो 5 से विभाज्य है। तो देखिए 100 हमको पता है सबसे छोटी संख्या 3 अंक का क्या होता है? 100 होता है, जो कि 5 से क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा। और इसमें 5 जोड़ते जाएंगे तो ये सब के सब क्या होगा? 5 से भाग लग जाएगा। 5 जोड़ते जाइए तो ये ऐसे कहाँ तक जाएगा, यही सोचना है, ऐसे कहाँ तक जाएगा। तो देखिए 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। तो ये 5 से कटेगा क्या? 5 से वही संख्या कटता है जिसके अंत में क्या होता है? 0 और 5 रहे। तो
999 हो गया, ये नहीं कटेगा, 998 भी नहीं कटेगा, इसलिए अंत में 8 है, 997 भी नहीं कटेगा, तो कौन जाएगा कटेगा लास्ट वाला, तो 995 जो होगा वो क्या होगा 5 से कटेगा। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर अंत में लिख लिए और छोटी संख्या यहाँ पर सबसे शुरू में लिख लिया। इसमें 5 जोड़ते जाएंगे तो ये सब क्या होगा 5 से विभाजित होगा। ये जो सीरीज बनता है ये बेसिकली एपी में बनता है। किस में बनता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, एपी में बनता है। अब इसी का पूछा है कि 3 अंकों कितनी संख्या पूछा है कि ये कितना होगा, 1 2 3 ऐसे गिनेंगे तो गिनते रह जाएंगे, तो इसकी संख्या पूछा है। हम लोग एपी में इसकी संख्या को हम लोग एन से दर्शाते हैं। एपी में इसकी संख्या को किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। और एनवा पद जिसको हमको अंतिम पद भी बोलते हैं, एनवा पद का एक फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एपी का फार्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है एनवा पद का। जब पदों की संख्या पूछा है तब, जब 3 अंकों की संख्या पूछा है तब, अगर उसका योगफल पूछता तो उसका योगफल का फार्मूला दूसरा होता है। अगर योगफल का बात करेंगे एसएन का, इसका फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। योगफल पूछता है कि उसका पूरा का योगफल कितना होगा, तब हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे एक पदों की संख्या पूछा है और यहाँ पे n जो होता है ये पदों की संख्या को दर्शाता है और a जो होता है पहली संख्या को दर्शाता है और d जो होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको सारे अंतर कहते हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब देख सकते हैं यहाँ पर सबका डिफरेंस समान होगा। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे? तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा दे या तीसरा में से दूसरा को घटा दे, मतलब कंजुगेटिव पद में से घटा दे तो वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो 105 में से 100 घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस का अंतर कितने का? 5 का। तो सबका अंतर यहाँ पर 5 है, मतलब डी का मान कितना है? यहाँ पर 5 है और ए का मान कितना है? 100 है। और ये एनवा पद जो होता है ये अंतिम पद को दर्शाता है। तो यहाँ पर अंतिम पद कितना है? 995। तो सबका मान यहाँ पे रख देंगे, रख के निकाल देंगे। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो 995 हो गया और यहाँ पर ए का मान है 100 और प्लस एन का मान हमको निकालना है और डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितने का है? 5 का है, तो 5 यहाँ पर लिख दी। अब इसी को सॉल्व करने तो 100 इधर जाएगा प्लस में है तो 995 में से 100 घटेगा। हम चाहेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाना इसलिए हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे। 995 में से 100 घटेगा तो ये 895 बचेगा और n-1 यहाँ से 5 क्या है? गुना में है पूरा के साथ, इधर आएगा तो भाग में। 995 बटे कितना? 5 हो जाएगा बराबर n-1। अब इसको काट दे 5 से तो 5 एकम 1 हो, यहाँ पे 3 बचेगा तो 7 5 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 बचेगा तो 9 5 45 हो गया। तो n-1 का जो मान निकल के आया कितना आ रहा है? n-1 बराबर 179 आ रहा है। हमको निकालना किसका मान है? n का। तो n का मान निकालते हैं तो 179 प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जुड़ जाएगा तो 180 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा 180 निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमेशा एपी में रहेगा। एपी में हम लोग पदों की संख्या, अंकों की संख्या पूछेगा, मतलब कितने ऐसा संख्या बनेगा जो 3 अंक का होगा, जो 5 से विभाजित होगा, तो उसके लिए हम लोग एनवा पद का यूज करेंगे और पूछेगा कि उसका योगफल कितना होगा, तब हम लोग ये इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे इस बात को। लेकिन हमको एनवा पद निकालने के बाद ही, मतलब एन की संख्या निकालने के बाद ही इसका योगफल वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो पहले हमको तो ये तो निकालना ही पड़ेगा एन का मान, तभी जाके ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये इसका गुणनफल निकालना है। देखिए ऐसे देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि ये सॉल्व होगा, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे ना, सभी को जोड़ते जाए, तो अगर हम एक में 1/3 जोड़ेंगे तो इस कैसे डायरेक्ट नीचे में 1 बना के इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 2 1 3 आएगा। तो ये कितना आएगा? पहला पद आ जाएगा 3/2, दूसरा पद क्या आएगा? तो 4/3, तीसरा पद क्या आएगा? तो ये 5/4। देखो एक पैटर्न नजर आएगा। क्या नजर आ रहा है कि जो इसका हर आ रहा है, नीचे वाला डिनोमिनेटर आ रहा है, हमेशा इसका जो अंश है उससे 2 अधिक आ रहा है, इधर वाला सेम आ रहा है। ठीक, तो मतलब यहाँ 4 है तो यहाँ पर कितना आएगा? 6 आएगा अगला पद, और नीचे में यहाँ पर क्या आएगा? समान आएगा। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। और अगर यहाँ का अंतिम वाला पद को देखते हैं, अंतिम वाला पद 121 आएगा, बट्टे में 121
इसके जस्ट पहले वाला अगर अंक हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ नीचे में 120 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 120 होना चाहिए। यही सेम चीज़ दिख रहा है ना ऐसे, तो यहाँ पर 120 और यहाँ पर जितना वहाँ से इसको 2 कम दिखना चाहिए, तो यहाँ पर 119 दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आते जा रहा है। मतलब ये कटेगा कैसे, तो ये 3 से 3 कटेगा, फिर ये गुना यहाँ पर कटेगा ना, इससे अगला वाला कटेगा 6 से ये, तो इस तरह से इसके पिछले वाले इससे कटेगा, ये कटेगा, मतलब सब के सब कैंसल आउट हो जाएगा। सिर्फ इसके नीचे वाले यहाँ पे 2 बचेगा और ये अंत वाला के ऊपर वाला 121 बचेगा। तो 121 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 121 को 2 से भाग करेंगे ये 60 में 0.5 जुड़ जाएगा। 60 का दुगना 120 होता है और 120 में फिर 1/2 बचेगा, तो उसका आधा करेंगे तो 0.5 होगा, मतलब 60.5 निकल के आएगा जब इसको 2 से भाग करेंगे तब। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन है। तो यहाँ पर सिंपल पहले ही नहीं सोच लेना है कि बनेगा कि नहीं, जो पहले दिया हुआ है उसको हम पहले जोड़ के देखेंगे, या इसमें यहाँ पे अलग अलग करके दिया हुआ तो इसको जोड़ के देखने पर क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है कि ये सब के सब क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है, ऐसे त्रिया कटते जा रहा है। सिर्फ इसके अंत वाला ऊपर वाला बच जाएगा और शुरू वाला के नीचे वाला बच जा रहा है, तो उसी को यहाँ पर गुना कर देंगे तो 121/2 हो जाएगा और भाग करेंगे 121 को 2 से, तो ये 60.5 निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगर हम क्वेश्चन को बहुत बारीकी से एक बार पहले पढ़ना होगा और तेजी में पढ़ना होगा, टाइम वेस्ट करके नहीं पढ़ना होगा, नहीं तो दिक्कतें देखने को मिलेगा और टाइम बर्बाद होते जाएगा। इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए दिया हुआ है कि दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी जो है, क्वेश्चन को अगर सही ढंग से ध्यान से देखेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पे आगरा है, ठीक। ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 200 किलोमीटर की दूरी है। अब ये जो ट्रेवल किया जा रहा है, एक जगह दूसरी जगह जाया जा रहा है, तो पहले हम 120 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। कितना, तो 120 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, जिसमें हम क्या देखने को मिल रहा है, 120 मीटर की दूरी वो हम तय कर रहे हैं। और इसमें जो चाल है वो चाल कितना है, तो 90 किलोमीटर पर आवर है। और जब इसके आगे का दूरी जो तय कर रहे हैं, इसके आगे का दूरी यहाँ से यहाँ 120 तय कर चुके हैं, तो यहाँ पर कितना दूरी बचेगा, 80 किलोमीटर बचेगा। क्वेश्चन में ये लिखा नहीं तो ये तो खुद ब खुद बताने वाला है ना कि जब 120 यहाँ पर तय कर चुके तो पूरा 200 है, तो यहाँ पर 80 किलोमीटर बचेगा। और आगे का जो दूरी है कितना चाल से गति कर रहे हैं, तो 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहे हैं। अब देखो हमको बोला है कि कुल समय निकालने के लिए दिल्ली से आगरा जाने के लिए, तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का समय निकाल लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का समय निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। तो समय का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो समय होता है, तो समय का फार्मूला क्या होता है, तो दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो कुल समय हम एक ही बार में निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो पहला दूरी कितना तय किए है, 120, इसमें चाल कितना है 90, तो 120/90 हो जाएगा, प्लस दूसरा का भी समय निकाल लेते हैं, तो दूसरा का दूरी कितना है 80, चाल कितना है 40, तो ये बटे 40 हो गया। 40 से 80 2 मरतबे कटेगा और इसको काटेंगे तो ये 3 और ये 4, तो कितना आ गया 4/3 + 2 हो गया। इसको बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, पहले इसको पूर्णांक में लिख लेते हैं। तो 4/3 को पूर्णांक में लिखेंगे तो ये 1.1/3 आएगा, यही आएगा ना, 3 1 4 + 2। तो देखो पूर्णांक को जोड़ सकते हैं, 1 में 2 जुड़ेगा, पूर्णांक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया। अब प्लस में क्या बचेगा 1/3 बचेगा, तो ये तो 3 जो हो गया पूर्णांक बन गया, मतलब 3 घंटा हो गया। कितना हो गया, ये 3 घंटा हो गया। और जो बच गया उसको मिनट में चेंज करना है, तो इसको घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करना पड़ता है और ये 60 से 20 मरतबे कटेगा, तो क्या देखने को मिल रहा है, 3 घंटा लगेगा और 20 मिनट का समय लगेगा। 3 घंटा 20 मिनट का मतलब जो फ्रैक्शन में बच जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं फिर, तो उसको हम लोग मिनट में चेंज कर दे रहे हैं। तो मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग को 60 से गुना करना पड़ता है, तो 3 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ही द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत क्वेश्चन बारीकी से आपको समझना जरूरी है, अगर सही ढंग से नहीं समझिएगा, जो बेसिक नियम जानते हैं। देखिए हम लोग जो
हानि या लाभ निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, तो हानि या लाभ जो निकालते हैं वो क्रय मूल्य पर मतलब सीपी पे निकालते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य पर निकालते हैं मतलब सीपी पे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले हानि क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य पर दे दिया है। हानि किस पर दे दिया है, विक्रय मूल्य पर। देखिए अगर क्रय मूल्य पर दिया रहता है तो हमको एसपी का फॉर्मूला लिखते हैं सीपी। अगर हानि 90% रहता तो हम लोग क्या लिखते, 90 मतलब 100 में 90 तो मतलब 100 में 10% का हानि रहता तो 90 बटे क्या बचता, 100 बचता। अगर ये सीपी पे रहता तब सीपी इंटू 90/100 होता। लेकिन ये बोला है पहले कि जो विक्रय मूल्य पर 10% के हानि हो रहा है, मतलब जो सीपी होगा वो एसपी का 10% का हानि हो रहा है। मतलब 10% हानि का मतलब 100 में 10 घट जाएगा, ये 90 बटे कितना होगा, 100 होगा। तो ये एसपी पर बोला है, किस पर बोला है, तो एसपी पर बोला है, तो एसपी का 90/100 होगा। अगर ये सीपी पर रहता है तो सीपी का 90/100 होता है। लेकिन यहाँ पर सीपी पर नहीं बोला है, ये बोला है कि विक्रय मूल्य पर मतलब एसपी पर 10% की हानि हो रहा है, तो ये आगे। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दो तो सीपी बटे एसपी का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बोला है कि हानि जो निकालना है वो लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब यही सीपी होता है, क्रय मूल्य। ठीक, तो हमको सीपी पर अब निकालना है हानि। तो देखिए हानि का जो फार्मूला होता है, हानि का फार्मूला हम लोग पढ़ते भी है कि हानि प्रतिशत निकालने का फार्मूला क्या होता है। हानि का फार्मूला होता है कि एसपी, अब यहाँ पे अब बेसिकली यहाँ पे हानि होगा भी नहीं, अब यहाँ पे लाभ ही हो रहा है। ये हानि नहीं निकालेगा, शायद एसपी ज़्यादा है सीपी कम है, यहाँ लाभ ही होगा। तो अगर यहाँ पे देखिए एसपी माइनस सीपी बटे में क्या होता है, सीपी के टर्म में निकालना था, बटे में सीपी आएगा। और यही अगर हम लोग को अगर एसपी के टर्म में निकालना था, एसपी पर हानि निकालना था, तो नीचे में एसपी आता और गुने क्या कर देना है 100। देखिए बेसिकली हानि में होता क्या है कि हानि में क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। मतलब एसपी कम होता है, सीपी ज़्यादा होता है। लेकिन ये हम लोग को हानि जो बताया जा रहा था ये विक्रय मूल्य पे हानि बताया जा रहा था, विक्रय मूल्य पर हानि था। लेकिन हमको किस पर निकालना है, हमको क्रय मूल्य पर। लेकिन क्रय मूल्य पर हानि नहीं हो रहा है, लाभ हो रहा है। देख सकते हैं एसपी में कि एसपी 10 है, जब सीपी कितना है 9 है तब, इसलिए हम एसपी माइनस सीपी लिखे हैं। उल्टा भी लिख सकते लेकिन वो माइनस में आएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे एसपी का बात करते हैं तो 10 माइनस 9 बटे कितना हो जाएगा, 9 गुने 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1/9 गुने 100। इसको जब हम लोग पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 11 9 99 होता है, तो 11 पूर्णांक 1/9 हो जाएगा। इतना प्रतिशत आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो ये हो गया किस पर, तो लागत मूल्य पर हानि हो गया। अब देखिए बेसिकली ये बोला गया है कि जो ये एसपी है, ये एसपी पर हानि दिया हुआ था, किस पर दिया होता है, एसपी पर हानि दिया हुआ था। लेकिन जब इसको सीपी पे निकाल रहे थे बेसिकली ये लाभ हो रहा है, ये हानि नहीं हो रहा है। ये कितना प्रतिशत का हो रहा है, इतना प्रतिशत का, तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है एक पिज्जा वाले पहले दिन दो पाँचवें पिज्जा मतलब 2/5 पिज्जा को ये बेच रहा है पहला दिन। दूसरे दिन 3 चौथाई तो मतलब 3/4 पिज्जा बेच रहा है। और तीसरे दिन 9/16 पिज्जा बेच रहा है। मतलब ये जब फ्रैक्शन में देता है तो ये एक में से बताता है कि एक में इतना बेच दिया, एक में दूसरा दिन इतना बेच दिया, तीसरा दिन इतना बेच दिया। लेकिन ये भी बोला है कि ये प्रत्येक दिन समान मात्रा में पिज्जा लेकर जाता था। प्रत्येक दिन क्या करता था, तो समान मात्रा में पिज्जा लेके जाता था। तो जब ये समान मात्रा में पिज्जा लेके जाता था तो किस दिन सबसे ज़्यादा पिज्जा बेचा है वही पूछा है। तो देखिए अगर इसको दशमलव में निकाल लेते तो सबसे आसान है, तो ये आएगा 0.4 आएगा लगभग, ये आएगा। तो इसको दशमलव में निकालते 0.7 चौक 28 होगा, 2 बचेगा, 4 5 20 होगा, तो 0.75 होगा। इसको निकालते हैं तो 16 5 80, हाँ ये 90 होगा, तो 0.16 5 80, ये 0.5 समथिंग आएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, 0.75 वाला है। इसका मतलब दूसरा दिन ये सबसे ज़्यादा पिज्जा क्या किया है, बेचा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लिए,
जिसमें बोला है कि सबसे ज़्यादा किस दिन बेचा हुआ है पिज्ज़ा। तो इसका मान हम लोग फ्रैक्शन में नहीं पता चल पा रहा है, तो इसको हम क्या किए, डेसिमल में निकाले। डेसिमल से पता चल गया कि किस दिन सबसे ज़्यादा पिज्ज़ा बेचा गया है। तो इस तरह से पता चला कि ये दूसरा दिन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पिज्ज़ा को बेचा गया है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझना जरूरी है। ठीक, देखिए एक कमरा है, कमरा में कारपेट जो बिछाया जाता है कमरा में उस प्रकार का है। मान लेते हैं कि यही एक कमरा है और समझने की कोशिश कीजिएगा। कमरे की लंबाई जो है दिया हुआ है, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, कितना, 18 मीटर का है। अब इसमें कारपेट जो बिछाया जा रहा है, कारपेट ऐसे पतला सा होता है, ये कारपेट है, ऐसे लिपटा हुआ कारपेट रहेगा, बहुत लंबा कारपेट रहेगा। कारपेट को बिछाएंगे यहाँ से तो एक लाइन में पहले बिछेगा, फिर दूसरा लाइन, तीसरा लाइन से बिछते हुए जाएगा। तो कारपेट का जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई दिया हुआ है वो 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कारपेट कितने लंबाई का इसमें लगेगा ये बताना है। देखो कारपेट को खोलते जाएंगे, काट कर लगाते जाएंगे तो पूरा कितना लंबाई का लगेगा। तो देखिए कारपेट का जो क्षेत्रफल होगा, बेसिकली जो कारपेट का क्षेत्रफल होगा वो वही क्या होगा, रूम का जो फर्श है उसका क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसलिए कारपेट जितना लगेगा उतना ही, जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही कारपेट लगेगा। तो जो कारपेट होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो रूम के जो फर्श है उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब देखिए रूम का फर्श का जो चौड़ाई है वो नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि रूम के फर्श का जो चौड़ाई है x है। ठीक है, अब सबसे पहले कारपेट के चौड़ाई तो पता है, लेकिन कारपेट का पूरा लंबाई नहीं पता है, लेकिन हम लोग लंबाई निकाल सकते हैं। देखिए कारपेट के पैसा दिया हुआ है कि 1 मीटर का कितना रुपये लग रहा है, 4.5 मीटर लग रहा है, और टोटल पैसा इतना लग रहा है। तो बेसिकली इससे हमको पता चल जाएगा कि टोटल लंबाई कितना है। ठीक है, तो हम लोग कारपेट का अगर लंबाई का बात करते हैं तो कुल पैसा जो लगा हुआ है, कारपेट की लंबाई, तो कारपेट की लंबाई का बात करते हैं तो कारपेट की लंबाई कैसे निकलेगा, तो कुल पैसा कितना लगा हुआ है कारपेट में 810, 1 मीटर का जितना पैसा लग रहा है उससे क्या करे, भाग कर दे, तो ये कारपेट की क्या हो जाता है, लंबाई हो जाता है। अब प्रति मीटर में बोला है तो कारपेट की लंबाई भी किस में आएगा, मीटर में आएगा, लेकिन इसका जो चौड़ाई है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो दोनों आयताकार ही है, दोनों आयताकार ही है, तो ये फर्श का जो क्षेत्रफल होगा तो ये भी आयताकार है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या लिखाएगा, x गुने 18 लंबाई गुने चौड़ाई। कारपेट भी आयताकार है तो इसका भी क्षेत्रफल लिखाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, इसका लंबाई है 810.0.5, इसका जो चौड़ाई है वो सेंटीमीटर में है और सबके सब मीटर में है, तो इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी सेंटीमीटर मीटर में चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर एक जीरो आएगा। अब यहाँ से 2 जीरो से ये जो 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ 45 से बचा, 9 से कटेगा 5 मरतबे, ये 9 से कटेगा 9 मरतबे। ठीक, ये 5 से 75 कटेगा 15 मरतबे। अब देखिए इधर से ये सब गुना में इधर आएगा तो भाग में तो डायरेक्ट काट सकते हो, ऊपर से ऊपर हमको पता है ये 2 मरतबे कटेगा। अब बचा क्या, 2x बराबर 15 बच गया। सबको पता है कि x इधर गुना में, 2 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में। अब 15 को 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7.5 मीटर निकल के आएगा। तो जो फर्श है उसके चौड़ाई का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर हो जाएगा। बात को समझना है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में जो फर्श है उस फर्श की लंबाई दिया हुआ था, चौड़ाई नहीं दिया हुआ था। और कमरे है तो कमरा का चौड़ाई पूछा हुआ था, इसको चौड़ाई को हम x मान लिए। इसमें कारपेट बिछाने वाले हैं, कारपेट इतना ही सेंटीमीटर चौड़ा है और कारपेट को एक लाइन से ऐसे बिछाते जाएंगे, काट काट के बिछाएंगे या जैसे भी बिछाए, लेकिन कारपेट को बिछाते जाना है काट काट के। ठीक, अब कारपेट पूरे लंबाई कितना है कारपेट का नहीं पता है, लेकिन जितना भी कारपेट लगेगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वो ऑब्वियस है फर्श है, उस फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कमरे का जो फर्श है, फर्श के क्षेत्रफल को क्या होगा, बराबर होगा।
तो कारपेट के चौड़ाई तो पता था लेकिन लंबाई नहीं पता था कि कारपेट कितना लंबाई का लगा हुआ है इसमें, तभी जब उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे ना। तो कारपेट की लंबाई निकालने के लिए एक चीज़ यहाँ पे दे दिया गया, पैसा दिया हुआ था कि 1 मीटर कारपेट का प्राइस कितना है 4.5, और इसमें पूरा में लगाने में जो पैसा खर्च हो रहा है कितना हो रहा है 810 रुपये खर्च हो रहा है। तो 1 मीटर का दाम दिया हुआ है, तो ये कितना लंबाई का कारपेट इसमें लगा, ये पैसा निकालने के लिए क्या तरीका था कि टोटल जो पैसा है उसको ऊपर में रख दे, प्रति मीटर लंबाई का जो कारपेट का पैसा दिया हुआ उसको नीचे में रख दे, तो ये कारपेट का क्या निकल के आ जाएगा, लंबाई निकल जाएगा। तो ये कारपेट की लंबाई हो गया। तो कारपेट की लंबाई और चौड़ाई जब पता चल गया तो इसके क्षेत्रफल के बराबर कर दिया। लेकिन यहाँ पर यूनिट भी ध्यान में रखना जरूरी है, ये दोनों को दोनों मीटर में है तो इधर भी दोनों को दोनों क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ठीक, इस तरह से हम लोग निकाल के आए। इतना है इस क्वेश्चन का आंसर 7.5 मीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक काम वाला क्वेश्चन आया है, इसमें क्या करना रहता है, जो भी जैसा भी काम किया उसको कुल काम जितना भी होता है उसका एलसीएम के बराबर कर देते हैं। एलसीएम जो आता है उसका कुल काम ले लेते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, कार्य करने की क्षमता हम लोग ज्ञात करते हैं। कार्य करने की क्या ज्ञात करते हैं, क्षमता। वो कैसे ज्ञात होता है, देखिए जब ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, तो ए और बी एक साथ काम करे तो 15 दिन लगता है। पहले ए प्लस बी लिख लेते हैं, मतलब ए और बी साथ में कार्य कर रहे हैं। और ए जब अकेला काम करे उसका दिन दिया हुआ है, साथ वाला का दिया हुआ है, तो एक अकेला ए को लिख लिए। अब ये दोनों का पहले दोनों का जो कुल कार्य है, जो टोटल काम है, हमेशा ये दोनों का एलसीएम लेना है। हमेशा क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ बी का भी दिया रहता था, दोनों का एलसीएम ही लेते। तो 15 और 20 का एलसीएम बहुत फास्ट तरीका से आप निकाल सकते हैं। पहले जो 12 संख्या होता है उसको क्या करें, गुना करते जाए, मतलब मल्टीपल लिखते जाए। तो 10 गुना के 20, 20 तो 15 के पारा में नहीं आता है, 40 में भी नहीं आता है, 60 आता है, जिसका एलसीएम जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए कार्य दिनों की संख्या दिया हुआ है, ए प्लस बी के दिनों की संख्या दिया हुआ है 15 दिन। तो ए प्लस बी का हमको क्षमता निकालना है। तो ये कुल कार्य है, जब कुल कार्य को दिन से भाग करते हैं तो उसकी क्षमता निकल के आता है। कुल कार्य को जब दिन से भाग करते हैं उसका क्षमता निकल के आता है। तो कुल कार्य कितना है, 60 है, और जब 15 से भाग करेंगे तो ये कितना निकल के आता है, इसका क्षमता कितना होगा, ए प्लस बी का क्षमता जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। वैसे ही ये जो कार्य कर रहा है 20 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, तो इसका क्षमता निकालने के लिए इसके कुल कार्य को क्षमता से भाग करेंगे, मतलब 60 को क्या करेंगे 20 से भाग करेंगे, तो ये 3 इसका क्षमता निकल के आया। देखिए ए प्लस बी का एक साथ क्षमता कितना है, 3 है, 4 है, और ए अकेला क्षमता इसका कितना है, 3 है। हमको बी का क्षमता अगर चाहिए तो आप बी का क्षमता भी बता सकते हैं। बी का क्षमता कितना होगा, तो बी का क्षमता अगर ए प्लस बी का मान है 4 और ए अकेला 3 कर रहा है, तो बी का कितना बचेगा, एक ही बचेगा ना। इसमें से 4 ए प्लस बी मिलकर 4 हो रहा है क्षमता, इसमें से 3 तो ए का ही है, यहाँ से 3 पता चल रहा है ना, तो बी का कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो बी का क्षमता जो हो गया कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखो जब क्षमता निकालना रहता है तो दो कार्य को दिन से भाग करते हैं, वर्क को डे से भाग करते हैं तो क्षमता निकल के आता है। क्षमता को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ से दर्शाते हैं। ठीक, एफिशिएंसी बोलते हैं तो ई से दर्शा देंगे। ठीक, अगर हमको डे भी निकालना है तो डे अगर इधर भाग में तो दिन भी निकालना है तो वर्क को किससे भाग कर देते हैं, अगर दिन निकालना है कितना दिन लगेगा तो उसकी एफिशिएंसी से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। इसलिए कि ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में ही आएगा। तो दोनों काम जब हम लोग एफिशिएंसी निकालना है तो दिन से भाग कर देते हैं कार्य को, तो एफिशिएंसी निकलता है। और जब डे भी निकालना रहता है कितना दिन लगाएगा तो उसको एफिशिएंसी से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब देखो हमको पता करना है कि बी कितना दिन लगाएगा, तो बी की जो कार्य क्षमता है तो क्षमता 1 है, तो कार्य क्षमता को हम क्या करेंगे, दिन से भाग, टोटल कार्य से भाग कर देंगे। ये वर्क हो गया, और कार्य क्षमता को 1 से भाग करेंगे तो ये 60 ही रह जाएगा। तो इसके दिनों की संख्या भी कितना है, 60 आ रहा है। तो बी जो है अकेला कितना दिन लेगा, तो 60 दिन लेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ध्यानपूर्वक काम करना है। हम यहाँ पे बी का कार्य क्षमता निकाल लिए, बी का क्या कर लिए, देखिए फिर से एक बार लिख देते हैं। नंबर ऑफ डे निकालने के लिए जो कार्य है या हम लोग लिख सकते हैं कार्य को कुल कार्य ऐसे लिख देते हैं,
कुल कार्य निकालने का तरीका बता दिए। इसको किससे भाग करना है, नंबर ऑफ डे भी निकालना है, तो इसको क्षमता से, भाग करना है। जो क्षमता ही लिखते हैं या पावर लिख देते हैं, क्षमता बोले या पावर से भाग कर देते हैं। अगर हमको पावर भी निकालना है, तो क्षमता भी निकालना है, तो कुल कार्य को भाग कर देना है दिन से, मतलब डे से। तो ये दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो पहले हमको यहाँ पे क्षमता निकालना रहता है, बाद में क्षमता जिसका जरूरत होता है उसका निकल जाता है, तो फिर हमको डे निकालना रहता है, दिनों की संख्या निकालना रहता है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखना, आपको आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा जब भी बोलेगा कि भिन्न ज्ञात करें, ऑप्शन में भिन्न ही दिया रहेगा, तो हमेशा ऑप्शन से बनाएंगे। सबसे पहले बोला है ऑप्शन में, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक भिन्न के अंश और हर का योग कितना 11 होना चाहिए। देखिए अंश ऊपर वाला को कहते हैं, ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। देख सकते हैं दोनों का योग यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 था। पहला जो कंडीशन दिया तो सब फुलफिल हो रहा है। दूसरा आ जाते हैं, दूसरा में बोला है कि यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 2 घटा दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाता है, 2/3। अब चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं अंश में क्या करना, अंश ऊपर वाला कहते हैं 1 जोड़ना है तो 6 हो गया, हर में 2 घटाना है तो 2 घटाएंगे तो 4। ये कभी भी 2/3 आएगा क्या, नहीं आएगा, ये 3/2 हो जाएगा। इसमें चेक करते हैं, इसमें अंश में 1 जोड़ना है, अंश में बोला है ना 1 जोड़ने के लिए ये 7 हो जाएगा, नीचे में 2 घटाना चाहिए तो और नहीं आएगा, तो इसके बराबर आ रहेगा, नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा ये, इसमें अंश में 1 जोड़ देते 4 हो गया, हर में 2 घटा देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 में 6 हट गया, ये कटेगा तो 2 से, ये 3 से, तो ये 2/3 क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब ये बोला है कि अंश में 1 जोड़ दे तो हर में 2 घटा दे तो कितना मिल जाएगा, 2/3, और इसमें 2/3 हो जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको ऑप्शन से एलिमिनेट किया जा सकता है और आसानी से आंसर को बताया जा सकता है। चलिए तो आज का हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे, लेकिन इसके पहले हम कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहते हैं। आपको किसी प्रकार किसी टॉपिक पर, मैथ में किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसमें आपको किसी प्रकार का चेंजिंग लगता है कि आपको यहाँ पे सुधार करना चाहिए, तो आप उसके लिए भी सजेशन दे सकते हैं। चलिए, लेकिन इस प्रकार से अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आप इसको देखते हैं, तो आपका रिवीजन पक्का है कि एक अच्छे तरीक़ा से आपका रिवीजन होने वाला है। आपका रिवीजन जो होगा बहुत एक अच्छे तरीक़ा से होने वाला है, इसलिए मैथ का हर एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे, और हमेशा जितना भी क्वेश्चन रिपीट करेगा वहाँ पर बार बार हम उस चीज़ को याद दिलाते रहेंगे कि आपका रिवीजन पूरी तरह से हो जाए, आपको और कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हर एक प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा जो पूछा जाता है। चलिए आज का सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।